आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य नवीन एडुकेयर पर। आज इस वीडियो में मैं भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर चर्चा करूंगा। अभी आपको बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं न, और उनके लिए आपको जो है नॉमिनेशन भी हो गया है। अब जो है नियत तिथि को जो भी स्नातक या शिक्षक मतदाता होंगे वे मतदान करेंगे। फिर 12 नवंबर को मतगणना होगी और उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। जानते हैं ये जो विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होता है ना, वो जिस सामान्य पद्धति से आपको लोकसभा या विधानसभा या आपको स्थानीय निकाय का चुनाव होता है उस पद्धति से उनका नहीं होता है। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसी तरह राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह भी आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका भी चुनाव आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो आखिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की जो यह पद्धति है ये होती क्या है, क्या होता है इसमें? साधारण बहुमत की पद्धति से यह किस तरह अलग है, मैं बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कुछ देर वीडियो के साथ बिताएं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे वह एसएससी के हो, रेलवे के हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, उनके लिए यह वीडियो उपयोगी हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसमें जो ये प्रोपोर्शनल है या अनुपातिक शब्द है इसको अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा किसके बारे में? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में। देखिए मतदान की जो यह पद्धति है इसका जन्मदाता हेमर को माना जाता है। हेमर ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस थे, राजनीतिज्ञ थे, और उन्होंने ही इस पद्धति के बारे में बतलाया पहली बार या इसका खोज किया। क्योंकि यह पद्धति सबसे पहले डेनमार्क के मंत्री एंड्रो ने डेनमार्क में लागू किया, इसलिए इसको एंड्रो सिस्टम भी कहा जाता है। और इस पद्धति में आपको जो मतदाता होते हैं वे उम्मीदवार को वरीयता क्रम में सजाते हैं, इसलिए इसको वरीयता प्रणाली भी कहा जाता है। तो क्या है यह, कैसे इसमें उम्मीदवार को जीत हासिल होता है वो मैं बताता हूं। देखिए साधारण जो आपको एमएलए या आपको एमपी या आपको मुखिया इस सब का जो चुनाव होता है यह किस पद्धति से होता है? साधारण बहुमत की पद्धति से। इसमें क्या होता है, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हो गया उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मतदाता होते हैं वह किसी एक उम्मीदवार के नाम के आगे का बटन दबाते हैं या उस पर मोहर मारते हैं। किसमें? साधारण बहुमत पद्धति। और जिसको सबसे ज्यादा मत आ गया उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो मतदाता होते हैं उसको क्या करना होता है, तो जो उम्मीदवार है उनके नामों को वरीयता क्रम में सजाया जाता है, सजाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार है, ABCD 4 उम्मीदवार है चुनाव में, और आप गए वोट डालने के लिए।
सपोज दैट जो भी मतदाता हो, वोटर हो, वह जाएगा इस पद्धति से वोट डालने के लिए। तो वो ये नहीं कर सकता है किसी एक को वह के नाम के सामने मोहर मार देगा कि उसका बटन दबा देगा। उसको चारों को वरीयता क्रम में सजाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये मेरा 1 नंबर पसंद है, ये मेरा 2 नंबर पसंद है, ये मेरा 3 नंबर पसंद है, ये मेरा 4 नंबर पसंद है। किसी को भी वह 1 में रख सकता है, किसी को भी 2 में, किसी को भी 3 में, किसी को भी 4। इस तरह से मतदान हो जाएगा। अब मतों की गिनती कैसे हो? देखिए, इसमें एक कंडीशन है कि उम्मीदवार विजयी तब होगा, जैसे आपको उसमें था साधारण बहुमत में होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट ला लिया वो जीत गया। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि उम्मीदवार को विजयी होने के लिए आधा से एक अधिक, यानी जितना वैध मत डाला गया है उसका आधा से कम एक ज्यादा मत जो है उसको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई चुनाव है, वह आपको आनुपातिक एकन संक्रमणीय मत प्रणाली से हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से हुआ है, और उस चुनाव में मत पड़े हैं टोटल कितने? 500 मत। टोटल कितने पड़े हैं? 500। तो कोई उम्मीदवार कब जीतेगा? जीतने हेतु जरूरी कितना है? तो 500 के आधे से एक ज्यादा, यानी कम से कम 251 वोट जिसको आएगा वह जीतेगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि 4 गो उम्मीदवार है, A, B, C और D। ये 4 गो उम्मीदवार है। अब 4 उम्मीदवार है तो प्रत्येक मतदाता ने चारों उम्मीदवार जो मत डाला तो वह इन चारों को 1, 2, 3, 4 के क्रम में सजाया। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कितने मतदाताओं ने 1 नंबर पर ए को चुना, कितने मतदाता ने 1 नंबर पर बी को चुना, कितने मतदाता ने 1 नंबर पर 3 सी को चुना और कितने ने 1 नंबर पर डी को चुना। मान लेते हैं कि 200 मतदाता 1 नंबर पर ए को चुना, 150 मतदाता 1 नंबर पर बी को चुना, 100 मतदाता 1 नंबर पर सी को चुना और 50 मतदाता 1 नंबर पर डी को चुना। ठीक है। अब इसमें कौन जीतेगा? तो कोई नहीं जीत रहा है, क्योंकि जीतने के लिए जरूरी है कि आधे से कम एक अधिक मतदाता का उसको विश्वास हासिल हो। तो क्या फिर से चुनाव होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? तो देखा जाएगा कि सबसे कम मत किसको प्राप्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम मत डी को प्राप्त हुआ, 50 गो उसको वोट प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब देखा जाएगा वो 50 को मतदाता जिसने डी को 1 नंबर पर चुना था वह तो 2 नंबर पर भी किसी को चुना होगा ना। मान लेते हैं उस 50 में 40 मतदाता ने 2 नंबर पर बी को चुना और 9 मतदाता ने 2 नंबर पर ए को चुना। इस 50 जो उसने 1 नंबर पर डी को चुना था उसमें से 50 में से 40 ने 2 नंबर पर बी को चुना था और 9 ने 2 नंबर पर ए को चुना था और 1 ने 2 नंबर पर सी को चुना था। अब क्या हुआ? अब भी जो है किसी को जीत हासिल नहीं हुई। इसको हो गया आपको 190, इसको हो गया 209, इसको हो गया 101। अब क्या होगा? तो सी का हम देख रहे हैं कि 100 मतदाता ने सी को 1 नंबर पर चुना था। क्योंकि इससे फरियान नहीं हुआ, इसके मत के विभाजन से फरियान नहीं हुआ तो सी पर चलेंगे। तो 100 ने 1 नंबर पर सी को चुना था। अब ये 102 नंबर पर किसी को चुना होगा। मान लेते हैं कि 100 में 90 ने 2 नंबर पर बी को चुना था और 10 ने 2 नंबर पर ए को चुना था। तो अब इसका मत कितना हो गया? 150, 40, 190, 90, 280। इसका मत कितना हो गया?
219। तो मत पहले चरण में पहले चरण की जो मतगणना हुई उसमें ए को सबसे अधिक मत प्राप्त हो रहा है, लेकिन जीता वह नहीं, जीत गया कौन? बी। यानी इसमें मतों का क्या होता है? आपको विभाजन होता है और जीतने के लिए आधे से एक ज्यादा मत प्राप्त करना उम्मीदवार को आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आनुपातिक एकन संक्रमणीय मत पद्धति के तहत मतदान और मतगणना की प्रक्रिया होती है। मैं फिर से एक बार आपको रिव्यू कर देता हूं। आनुपातिक एकन संक्रमणीय मत पद्धति से भारत में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। इस पद्धति में जो मतदाता होते हैं वे क्या करते हैं? आपको तो मतदान करते समय उम्मीदवार को के नाम के आगे 1, 2, 3, 4 लिख करके अपनी पसंद व्यक्त करते हैं, यानी उसको वरीयता क्रम में सजाते हैं। और इस चुनाव में माने इस पद्धति से चुनाव में किसी उम्मीदवार को विजयी घोषित होने के लिए आधे से एक ज्यादा मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसमें मतों का क्या होता है? विभाजन होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, और इस पद्धति में सबसे पहले राउंड के मतगणना में यह देखा जाता है कि एक नंबर में कितने मतदाताओं ने किनको चुनने का काम किया है। यदि एक नंबर में का जो एक नंबर देखने में हम देख रहे हैं कि किसी को यदि आपको स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो फिर जो सबसे कम मत जिसको प्राप्त होता है तो उसके मत का संक्रमण होता है आपको नेक्स्ट में, और इस तरह से आपको जीत हार की क्या होती है? घोषणा होती है। देखिए, मतदान और मतगणना की यह पद्धति आपको पश्चिमी देशों में काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी भारत में यह केवल आपको सीमित क्षेत्र में अपनाया गया है, जिसका अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या विधान परिषद। भारत का जो भी आम चुनाव है जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुनाव होता है, चाहे लोकसभा है या विधानसभा है या स्थानीय निकाय, उसमें यह पद्धति अच्छी होते हुए भी उपयोग में नहीं लाई जाती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में आपको निरक्षरता बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो मतदाता है वह सही तरीके से बटन तो दबा ही नहीं सकते, मोहर तो मार ही नहीं सकते, तो वह वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4 लिखकर कैसे सजाएंगे? इसलिए आम चुनाव में इनका इस्तेमाल आपको नहीं होता है। आम चुनाव में साधारण बहुमत पद्धति का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल जो चुनाव है भारत में वो आपको एकन संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अब आगे इसमें एक शब्द समानुपातिक भी है। राष्ट्रपति का जो आपको मतदान होता है और उसमें मत की जो वैल्यू होती है वो आपको उसका एक सिस्टम है। ठीक है, वहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल मेथड का समानुपातिक विधि का जो है इस्तेमाल होता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हमें आशा है कि आप लोग एकन संक्रमणीय मत प्रणाली को अच्छी तरह इस वीडियो में समझ गए होंगे, और यदि आप समझे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर उत्साहवर्धन करें हमारा, और इससे आगे और भी मेरे पास जो कुछ भी है मैं आप लोगों को देने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।